हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। मैं हूं मार्कस आर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 18 लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले सेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था और वो कॉन्सेप्ट था एंगल बेस्ड टॉपिक। एंगल बेस्ड में क्या हो रहा था कि हम लोगों ने एक तो सीखा था एंगल कंपैरिजन के बारे में। दूसरी चीज़ हम लोगों ने सीखी थी कि जहाँ पर एंगल सीधी सीधी वैल्यू पुट करना होता है वहाँ पर उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आज जो हम लोगों ने उस सेशन में एंड में हम लोगों ने जो चीज़ 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप था इस एंगल बेस्ड क्वेश्चन के लेकर, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि और एग्ज़ाम में उस टाइप पर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बने हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग आज किस प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ जो चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन होंगे आज के वो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम में पिछले ईयर्स में किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो टाइप थर्ड है उसी टाइप थर्ड को आज हम लेकर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो जाइए तैयार। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर और ये क्वेश्चन जो है वो जो हम लोगों ने पिछले सेशन में जो सीखा था वो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन में दिया गया है। साथ ही साथ एक कंडीशन लगा दी गई है एंगल को लेकर कि एंगल जो थीटा होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होकर 90 से छोटा है या बराबर होगा। ठीक है, ये थीटा के बारे में कहा गया है। फिर हमसे कहा गया कि साइन थीटा की वैल्यू आप निकालिए। तो आपको भी पता है कि थीटा की इस लिमिट को लगा देने से भी हमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी थी वो 0 से 90 के बीच की ही टेबल पढ़ी थी। ठीक है, तो जो एंगल होने वाला है वो 0 से 90 के बीच में ही होने वाला है, 90 से ऊपर नहीं जाएगा, 90 के इक्वल रह सकता है। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसे नोट करते हैं कि क्वेश्चन था क्या। जो कंडीशन दी गई है वो दी गई है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। एक तरीका तो ये है कि हम इसको सॉल्व करने को लग जाएं, मतलब या तो हम इसे साइन कॉस में तोड़ें या हम कॉट को tan की टर्म में लिखकर इसको सॉल्व करें। उस तरीके में आप भी समझते हो कि कम से कम आपका 1 मिनट तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे या ओपन करेंगे तो ऊपर 3 से 4 स्टेप आपके होंगे। जबकि हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीधे एंगल पर बेस्ड होते हैं, कि यहाँ पर हमें बस ये चेक करना होता है कि थीटा क्या हो सकता है, थीटा के किस मान पर, थीटा की किस वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जिस मान पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वही थीटा का मान हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो हम यहाँ पे बस चेक करेंगे कि थीटा के क्या वैल्यू रखी जाए जिससे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल आ जाए। तो देखिए थीटा की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या 1 यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 45 रखूँ तो मुझे पता है कि tan 45 1 होता है और cot 45 भी 1 होता है। तो अगर मैं 45 रखता हूँ यहाँ पे तो 1 माइनस 1 0 बना देगा, और आप सबको पता है कि किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आए तो वो चीज़ इनडेफिनिट हो जाती है, यानी उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये पता चल चुका है कि 45 डिग्री तो किसी भी कंडीशन में यहाँ पर सेटिस्फाई होने वाला नहीं है। अब देखिए अगर मैं 0 लेता हूँ तो आपको भी पता है tan 0 0 होता है, तो क्या और cot 0 इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे वो इन्फिनिटी ही रहता है, तो इसका मतलब है कि 0 भी नहीं ले सकते हो। तो 0 और 45 तो ऐसे ही चले गए। अब 90 की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अगर हम लोग tan 90 की बात करते हैं और cot 90 की बात करते हैं तो क्या यहाँ पे tan 90 और cot 90 को जब हम रखेंगे तो आपको पता है कि tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो फिर जब tan 90 इन्फिनिटी होता है तो फिर यहाँ पे भी जो 0 वाली कंडीशन थी वही 90 पर एंगल पर भी यही कंडीशन सेम रहेगी। तो इसका मतलब 0, 90 और 45 ये 3 एंगल तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में नहीं रखे जा सकते हैं। अब सिर्फ 2 एंगल बचे हैं जो कि टेबल में थे और जो हमको मान पता होते हैं, एक 30 और एक 60। अब इन दो को चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 30 डिग्री रखता हूँ तो tan 30 होता है 1/√3 और cot 30 होता है √3। ठीक है, तो देखिए ऊपर होगा 1/√3। मैं चेक कर लेता हूं कि अगर मैं थीटा यहाँ पे 30 डिग्री रखता हूं तो आपको पता है थीटा 30 डिग्री रखने पर tan 30 होता है 1/√3। tan 30 कितना होता है फ्रेंड्स,
1/√3 प्लस कॉट 30 कितना होगा √3 अपॉन ये होगा 1/√3 और माइनस √3। ठीक है, 30 रख देने पर हमें ये चीज़ मिलेगी। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या यहाँ पे 2 मिल रहा है। इसको सॉल्व करने पर क्या इसकी वैल्यू 2 आ रही है। तो देखिए जब एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/√3। नीचे बात करेंगे तो ये देखिए √3 और √3 3 होगा तो ये मिलेगा माइनस का। अब आप ये समझ चुके हो कि जब ऐसी वैल्यू जैसे ही हमें ये माइनस में मिलेगी तो माइनस में मिलने के कारण ये यहाँ पे थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू जब माइनस की मिल रही है और हमें यहाँ पे वैल्यू देखिए प्लस में चाहिए है, इसका मतलब है कि यहाँ पे थीटा = 30 डिग्री सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। तो अब आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे थीटा कितना होगा 60 होगा। थीटा यहाँ पे क्या होगा 60 होगा। लेकिन एक बार मैं आपको सेटिस्फाई करके बता दे रहा हूँ कि थीटा 60 होगा भी या नहीं होगा। तो वैसे तो थीटा 60 होना ही होना है, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि थीटा की 60 रखने पर 2 मिलता है। और कैसे मिलता है वो देख लीजिए कि tan 60 प्लस cot 60 अपॉन tan 60 माइनस cot 60। तो देखिए फ्रेंड्स tan 60 की वैल्यू होती है √3 और cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। वहीं यहाँ पे भी √3 माइनस 1/√3। तो ये होगा 3 + 1 यानी कि 4/√3 और ये होगा 2/√3। √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 4 काटोगे 2 टाइम्स। तो देखिए आपको यहाँ पे 2 मिल रहा है। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन बहुत इजी है तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट किया है और मुझे नहीं लगता है कि आपको ये एक स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन भी बताना ज़रूरी है। कुछ नहीं करना था, एलसीएम लिया था √3 और √3 का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 मिलता है और 3 + 1 4 हो जाएगा। अपॉन में √3 था ही, फिर बटे लगा हुआ है, अपॉन के नीचे फिर क्या लिखा हुआ है √3 इंटू √3 3 होगा। 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 मिलता है, तो यहाँ 2/√3 होगा। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/2 है और 2 से 4 कटता है 2 टाइम्स, तो आंसर आएगा 2। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि भाई 45 क्यों नहीं हुआ, 0 डिग्री क्यों नहीं हुआ, 90 डिग्री क्यों नहीं हुआ, 30 डिग्री क्यों नहीं हुआ और 60 डिग्री हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, इन सब पर चर्चा कर ली है। अब आपको पता चल चुका है कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पर ये जो एंगल है वो सेटिस्फाई करेगा। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि थीटा का मान जो होगा यहाँ पर वो 60 डिग्री होगा। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि साइन थीटा बताइए, तो साइन थीटा का मतलब होता है साइन 60 और साइन 60 का मान आप सबको पता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। और √3/2 ऑप्शन में देख लीजिए कहीं मिल रहा है आपको, जी हाँ ऑप्शन बी यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 होता है √3/2। साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है। चूंकि थीटा 60 डिग्री निकला है इसलिए यहाँ पे साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है फ्रेंड्स। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कुछ नई चीज़ देखने को मिली होगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले सेशन में एंड में आते आते करने सॉल्व कर दिए थे। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ पे सॉल्व किए थे, 5वां क्वेश्चन आज के लिए ये है। और आज जो श्रृंखला है वो इसी पर बेस्ड है कि हम लोग उसी पर बेस्ड क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो बने रहिए हम लोगों के साथ, यकीन मान के चलिए कि आज की श्रृंखला हमारे लिए बहुत ही खास होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 4 से 5 बार तो मैंने इस क्वेश्चन को विभिन्न एग्जामों में देखा है। तो क्वेश्चन जो है वो सिंपल एंगल बेस पर सॉल्व होने वाला है। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है और उसका क्या राइट वे है इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन जो दिया गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ थीटा बी एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में हम लोगों ने आपको बता दिया था कि एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण, यानी कि एक ऐसा एंगल जो 90 से 0 के बीच में लाई करता है। तो वही कंडीशन है जो पिछले क्वेश्चन में कंडीशन लगी हुई थी, या तो वो इस तरीके से एक लिमिट लगा के आपको बता दे, आपसे वो सीधा कह दे कि थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो बात वही होती है कि 0 से 90 के बीच का कोई एंगल होगा। साथ ही साथ क्वेश्चन में एक गिवन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा इज इक्वल टू 4।
क्वेश्चन में जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। यही हमारे लिए जो कंडीशन दी गई, यहीं से हमें क्वेश्चन के थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। जो कंडीशन दी गई है, इसी कंडीशन से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। अब हमसे कहा गया है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, यानी जब तक हमें थीटा नहीं पता चलेगा तब तक हम tan थीटा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन में आप देख सकते हो कि अगर आपने टेबल देख रखी है एंगल की, तो आपको पता है कि tan के ही ऑप्शन में ये सब आते हैं, tan के ही एंगल की ये सब वैल्यू होती हैं, √3, 1/√3, 1 और 0, ठीक है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि भाई थीटा होगा क्या, क्योंकि थीटा का ही इंपॉर्टेंस है। जब तक थीटा नहीं पता होगा तब तक हम tan थीटा की वैल्यू नहीं बता सकते हैं कि ऑप्शन में क्या होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ चुके हैं आप लोग कि ये क्वेश्चन है क्या और किस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। देखिए सबसे पहले तो हम कंडीशन को लेके चलते हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कंडीशन क्या है। हमसे कहा गया है कि जो गिवन कंडीशन है वो है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि थीटा के किस मान पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि LHS RHS के बराबर होगा थीटा के किस मान पर। तो यही हमें चेक करना है, बस इतना ही हमारे लिए ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन उतनी ही आसानी से और उतनी ही जल्दी सॉल्व होगा जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि थीटा का क्या मान होना चाहिए जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। बात समझ में आ रही है। अगर आप इसको तोड़ने लगेंगे या कुछ और करने लगेंगे, कॉस को साइन के टर्म में तोड़ने लगेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो तरीका है, लेकिन वो बेसिक तरीका है कि अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में तोड़कर इसको सॉल्व करेंगे तो वो बेसिक तरीका है, लेकिन आप समझ सकते हो कि उसमें आपको कितने स्टेप करने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें बेसिक तरीका अपनाना नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो एग्ज़ाम है वो रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। हमारा जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम मल्टीपल क्वेश्चंस पर होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम हर एक चीज़ को बेसिक से करें, लेकिन हम यहाँ पर अगर शॉर्ट में करना चाहें तो वही एक तरीका होगा कि हम कितनी जल्दी से ये पहचानें कि थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। जितनी जल्दी आप ये पकड़ लेंगे कि थीटा के किस मान पर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगी, उतनी ही जल्दी आप आंसर के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ साइन और कॉस की, तो थीटा का मान क्या रखा जाए जिससे कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 4 के इक्वल हो जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थीटा 0 रखता हूँ तो आपको पता है साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ 3 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे थीटा 0 रखता हूँ, तो 0 तो हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये आप लोग चेक कर सकते हो कि 0 तो यहाँ पे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा cos 0 1। cos 0 1 होता है तो सिर्फ 3 बचेगा, जबकि चाहिए हमें 4 है, ठीक है। तो 0 नहीं हो सकता है। 45 को रख के अगर हम लोग चेक करते हैं तो 45 रखेंगे अगर आप, तो 45 रखने पर देखिए 1/√2 होता है, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 1/2, यानी ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 3/2। 7 और 3 को ऐड करोगे तो 10/2, तो 10/2 इसका मतलब 5 हुआ, जबकि चाहिए हमें 4 है। मैं बता दे रहा हूँ कि अगर थीटा अगर आप 45 रखोगे, थीटा 45 रखने पर हमें पता है कि साइन 45 1/√2 होता है, और 1/√2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मिलेगा, प्लस 3 इंटू कॉस 45 भी 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी 1/2 मिलेगा। तो ये हो गया 7/2 और ये हो गया 3/2। इनको ऐड करना है, समान हर की भिन्न है, तो सीधा ऐड हो जाएगा 10/2, यानी कि यहाँ से मिलेगा क्या 5। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर हमें जो मान मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5, जबकि हमें चाहिए क्या है 4। इसका मतलब भी सिंपल यही हुआ कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45 भी आपका क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो थीटा 0 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, 45 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब 30 को चेक करते हैं कि क्या 30 होगा, तो देखिए 30 की अगर हम लोग बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू 30 रखने पर हमें पता है कि साइन 30 होता है 1/2, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग एक एक वैल्यू पुट करके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग नए हैं हर एक चीज़ में, तो मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं कि कैसे आप पहचानेंगे कि थीटा के किस मान पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो sin 30 जैसे ही आप रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हुआ, 3 इंटू cos 30 √3/2 होता है, इस कंडीशन में 3/4 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये होगा 7/4 और ये हो गया आपका 9/4। 7/4 प्लस 9/4 को ऐड करोगे तो होगा 16/4 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 4। यानी कि थीटा की वैल्यू 30 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। थीटा की वैल्यू 30 पर ये इक्वेशन क्या हो रही है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मुझे ही लगता है फ्रेंड्स कि अब आपको इसमें समझने में कोई समस्या हो रही होगी कि हमने एक एक स्टेप आपको बताया है कि 0 क्यों नहीं हुआ, 45 क्यों नहीं हुआ, 60 भी आप चेक कर सकते हैं, 60 भी नहीं होगा, ठीक है, और 90 भी नहीं होगा। यहाँ पे हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखने पर हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बार और डिस्कस करा देता हूँ कि थीटा की वैल्यू 30 जब आप रखोगे तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि sin 30 की वैल्यू होती है आपकी कितनी, 1/2, तो 7 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 3/4, ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। अब आप यहाँ पे चेक करिए, ये हुआ 7/4 और ये हुआ 9/4। 7 और 9 को ऐड करने पर कितना मिलता है, 16/4, और 16 4 से कटेगा कितने बार, 4 टाइम्स। तो आप देख सकते हो कि आपका LHS और RHS क्या हो गया है, सेम हो गया है, इक्वल हो गया है। इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू जो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो आपको पता चल चुका है कि थीटा यहाँ पे कितना होगा, 30 होगा। तो जब थीटा 30 होगा तो थीटा 30 होने पर tan 30 आपको निकालना है, और tan 30 ऑप्शन में जाइए, क्या आंसर होगा, tan 30 होगा आपका 1/√3, यानी ऑप्शन बी। दूसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या हो रही होगी, आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी एक एक स्टेप समझ रहे हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि आपको मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए इसमें आपको लग रहा होगा कि समय लग रहा है। समय कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्वेश्चंस को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे थीटा की कौन सी वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप बेसिक पर चले जाएंगे तो पूरी आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, या तो इस पूरे टर्म को कॉस में बदलिए या इस पूरे टर्म को साइन में बदलिए। ठीक है, किस फॉर्मूले की मदद से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की मदद से। जब आप पूरा बेसिक सॉल्व करेंगे तो आपका बेसिक में कम से कम 10 से 12 लाइन होंगी, उसके बाद आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी। जब आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी जाके, तो थीटा की वैल्यू वहाँ पे भी आपको 30 ही मिलने वाली है, कोई नई वैल्यू नहीं मिलने वाली है। लेकिन जब वही चीज़ हमें थीटा की वैल्यू डायरेक्ट मिल सकती है तो क्यों हम इतना प्रोसेस करें। बात समझ रहे हो, आजकल स्मार्ट वर्क का तरीका है, स्मार्ट वर्क करना है ना कि हार्ड वर्क करना है। ठीक है, तो जब थीटा की वैल्यू ही निकालनी है तो फिर बेसिक से इतना लंबा सवाल का सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा आप थीटा की वैल्यू ही पुट करना चालू कर दीजिए कि किस मान पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। और अगर आपको वैल्यू मालूम है तो आप इनको इक्वेशंस को बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि थीटा का कौन सा मान यहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो देख सकते हो आप लोग, एल और एम के टर्म में दिया गया है, और हमसे पूछा भी उसी क्रम में गया है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर की एक सीरीज दे दी गई है, उससे हमें निकालना है कि वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि यदि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एल, एक इक्वेशन हमें ये दी गई है। साथ ही साथ एक इक्वेशन हमसे ये कहा गया है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम। ये दो वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एल और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम। ये दो वैल्यू हमको दी गई हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए या तो आप इस पूरे इक्वेशंस को क्या करें, देख सकते हो कि कॉस में है, ये सेक है 1/cos हो जाएगा, ये कोसेक है 1/sin हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लें। ठीक है, या फिर हम सीधा यहाँ पे एंगल की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दें कि कोई भी एंगल की वैल्यू आप ऐसी रखिए जो आपको या ना तो इन्फिनिटी दे,
थीटा की ऐसी कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं, आप फ्री हो, जो ना तो यहाँ पे इन्फिनिटी दे, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं देना चाहिए। अगर आपको इन्फिनिटी दे दिया या नेगेटिव वैल्यू दे दी तो फिर आपका थीटा जो होगा वो यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि देख सकते हो आप कि अगर जब आप 0 से 90 तक चलते हो तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो भी वैल्यू आती हैं आपकी वो सभी पॉजिटिव होती हैं। थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। तो जब पॉजिटिव वैल्यू होती है इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं लाएं, पहली बात, और दूसरी बात यहाँ पे हम इन्फिनिटी ना कर दें, क्योंकि इन्फाइनाइट जब आप कर दोगे तो जब एल और एम इन्फाइनाइट हो जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब अब एल और एम ही इन्फाइनाइट हो जाएंगे तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर कैसे निकालोगे, क्योंकि इन्फाइनाइट का स्क्वायर भी इन्फाइनाइट होता है, सब कुछ इन्फाइनाइट हो जाएगा उस कंडीशन में। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि ना तो वैल्यू नेगेटिव लानी है ना ही वैल्यू इन्फाइनाइट लानी है बस, और उसके बाद आपको फ्री हो कि कोई भी थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो अगर आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रखते हैं और ऐसी वैल्यू रखिए जिससे कि आप फटाफट से एल और एम निकाल सकें, ठीक है, थीटा की ऐसी वैल्यू रखिए जहां से आप फटाफट से एल और एम निकाल सके, यानी कैलकुलेशन भी आपकी कम से कम हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें होती हैं इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है कि आखिर थीटा की वैल्यू क्या रखी जाए और कौन सी वैल्यू हमें नहीं रखनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को आप माइंड में रखेंगे और ये सभी बातें आपको माइंड में बैठ जाती हैं कब, जब आप इनकी प्रैक्टिस अधिक से अधिक करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इन्फाइनाइट नहीं लाना है, साथ ही साथ नेगेटिव वैल्यू नहीं लानी है। बाकी अब आप फ्री हो कि आप कोई भी थीटा की वैल्यू रख सकते हो, लेकिन इस नज़रिए से रखना जिससे कि आपकी कैलकुलेशन भी कम से कम हो, जो भी थीटा की वैल्यू आप रखें, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 भी रख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं और 60 भी रख सकते हैं, समझ रहे हो, 30 भी रख सकते हैं, 45 भी रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो, आप फ्री हो, कोई भी वैल्यू रखिए, ठीक है। तो अगर आप, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 45 रखोगे तो आपको वैल्यू जल्दी से जल्दी मिलेंगी। अगर आप थीटा 45 रखेंगे तो आपको वैल्यू क्या होंगी, जल्दी से जल्दी मिलेंगी, यानी एल और एम के मान कैलकुलेशन में बहुत कम जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे, टाइम हमें कैलकुलेशन में कम से कम लगेगा। तो अगर मैं थीटा 45 रखता हूं, मैंने 45 लिया है, आप 30 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, घर पे आप चेक कर सकते हो कि थीटा की वैल्यू 45 ना लेके 30 और 60 भी लेकर आप चेक कर सकते हो। मैंने 45 लेने का रीज़न आपको बता दिया है कि यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी। देखिए कोसेक 45 होता है आपका √2, जबकि साइन 45 होता है 1/√2, ये एल हो गया। सेक 45 हुआ आपका और कॉस 45 हुआ आपका वही सेम, √2 माइनस 1/√2। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 1, यानी यहाँ बचा 1/√2 जो आया एल, और यहाँ भी बचा 1/√2 जो आया एम। बात समझ रहे हो, इसलिए मैंने 45 लिया है, क्योंकि दोनों सेक 45 और कॉस 45 भी वही मान देंगे और कोसेक 45 और साइन 45 भी वही मान देंगे, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस 45 पर सेम वैल्यू देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 45 ले लिया है, ठीक है। आप चाहें तो 30 और 60 कुछ भी लेकर रख कर देख सकते हैं। तो मैंने बस इसीलिए लिया है कि यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और जल्दी से जल्दी एल और एम के मान हमें मिल जाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, एल और एम के मान आपको मिल चुके हैं, उठाकर आपको इस इक्वेशन में रख देना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इक्वेशन क्या दी गई थी, हमसे पूछा गया था कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3, इसका मान हमसे पूछा गया है। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सीधा सीधा जो वैल्यू हमें मिली है इनको आपको पुट कर देना है। एल की वैल्यू थी 1/√2 और एम की वैल्यू भी थी 1/√2, ठीक है। यहाँ पे देखिए होगा 1/√2 का स्क्वायर और ये एम भी होगा 1/√2 का स्क्वायर और प्लस 3, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, जो वैल्यू एल और एम की निकली है बस उनको पुट किया है। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है कि 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2 और यहाँ पे भी 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया और ये हो गया 3। 1/2 इंटू 1/2 क्या दे देगा आपको, 1/4 दे देगा। साथ ही साथ जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको 2 मिलेगा, एलसीएम आपको 2 मिलेगा, 1 + 1 + 6 हो जाएगा। तो ये होगा 6 + 1 + 1 यानी कि 8। 4 से 8 को जब आप काटोगे तो 2 टाइम्स कटेगा, 2 से 2 को काटोगे तो आपको मिलेगा 1, यानी कि आपको आंसर मिल रहा है 1, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको आंसर 1 मिल रहा है जो कि ऑप्शन सी है। सिर्फ कैलकुलेशन रह गई थी इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया है, ठीक है। कुछ नहीं करना था आपको, बस इस क्वेश्चन का सवाल, ये क्वेश्चन तभी तक है जब तक आपको एल और एम के मान नहीं मिल रहे हैं, और एल और एम के मान कैसे मिल रहे हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। एल और एम के मान के लिए आप थीटा की वैल्यू रखने के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई भी वैल्यू रखिए, केवल और केवल बस इस नजरिए के रखना है कि बस इनफाइनाइट और नेगेटिव वैल्यू हमें ना मिले, ठीक है।
तो इनफाइनाइट ना मिले, इनफाइनाइट ना मिलने के लिए हम 0 और 90 नहीं रखा है, साथ ही साथ फिर हमने थीटा इक्वल टू 45 रख लिया है, क्योंकि आप 30 भी रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो। 45 लेने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न मैंने बताया कि यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी, एल और एम के मान निकालना यहाँ पे आसान हो जाएगा। जैसे ही 45 रखा है, एल और एम के मान हमें मिल चुके हैं कि एल का मान 1/√2 आया, साथ ही साथ एम का मान भी 1/√2 आया। अब हमें कुछ करना नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे एल और एम के मान हमें रख देने हैं और हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा क्या, 1। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, देखिए एक जो क्वेश्चन बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी पावर्स हैं आपके सामने। और अगर इस क्वेश्चन की पावर को आप ओपन करना स्टार्ट कर दोगे, जैसा कि बेसिक में होता है, अगर आप यहाँ पे पावर को ओपन करना स्टार्ट कर दोगे और फिर सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपको कितना टाइम लगेगा। बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप इसको बेसिक से अप्लाइड करेंगे तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो तरीका हम लोग सीख रहे हैं वो तरीका हमारे लिए कितना ही इंपॉर्टेंट तरीका बन जाता है जब इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इनको बेसिक से अगर आप अप्लाइड करते हो तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको जो आंसर जिस समय में चाहिए उस समय में आपको आंसर ना मिल के काफ़ी टाइम ले लेगा ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कम समय में करने के लिए यही एक बेहतर तरीका माना जाता है कि आप एक्स कह लो या थीटा कह लो या अल्फा या बीटा, जो भी आप एंगल दिया जाता है उस एंगल की वैल्यू आप अपनी तरफ से पुट करना स्टार्ट कर दें। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में तो ऐसी कोई कंडीशन हमें दी भी नहीं गई है जिससे हम लोग ये चेक करें कि हमें थीटा की वैल्यू किस वैल्यू पर हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि सेटिस्फाई करने का कोई तरीका हमें दिया नहीं गया है। यहाँ पे सीधा सीधा आपसे वैल्यू पूछी गई है कि इस इक्वेशन को या इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा। बात समझ सकते हो, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन दिए गए थे उन क्वेश्चन में आप देख सकते थे कि उन क्वेश्चन में हमसे सीधा सीधा एक कंडीशन दे दी जाती थी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम थीटा की वैल्यू बताते थे कि भाई यहाँ पे ये वैल्यू होने वाली है, क्योंकि अगर वो कंडीशन कोई एंगल सेटिस्फाई कर लेता था तो हम कहते थे कि यही थीटा का मान होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कोई कंडीशन हमें नहीं दी जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हम यहाँ पे फ्री हैं कि आप कोई भी वैल्यू एक्स या थीटा की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, बशर्ते कंडीशन ये है कि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। बस इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि इनफाइनाइट जब कोई भी वैल्यू हो जाती है तो उनमें कुछ भी वैल्यू ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इनफाइनाइट ही रहती है, इसलिए हम लोग बचते हैं कि इनफाइनाइट वैल्यू ना मिले। तो इनफाइनाइट ना आए, बाकी 0 आ जाए, 1 आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रूट में वैल्यू आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, बस माइंड में ये याद रखें कि इनफाइनाइट ना मिले। आप सिंपली एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 भी पुट कर सकते हैं। जब आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको भी पता है कि साइन 0 और कॉस 0 में किसी भी वैल्यू में इनफाइनाइट आपको नहीं मिलता है। साइन 0 0 होता है जबकि कॉस 0 1 होता है, इसलिए आप यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 0 ही रखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। देखिए जैसे ही हमने कहा कि हम यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू 0, जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपको पता है कि क्वेश्चन जो दिया गया था 3 साइन एक्स, साइन एक्स का मतलब साइन 0 माइनस कॉस 0 पूरी की पावर 4 है, प्लस 6 इंटू ये भी हुआ साइन 0 प्लस कॉस 0 और इसकी स्क्वायर हुआ, और प्लस साथ में क्या दिया गया 4 इंटू साइन की पावर 6 0 प्लस कॉस की पावर 6 0। बात समझ रहे हो? हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ x की वैल्यू को पुट किया है, x की वैल्यू हमने अपनी तरफ से 0 मान ली है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ आपको मान रखने हैं, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो ये 0 माइनस 1 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू ये 0 प्लस 1 की पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू ये भी 0 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 में से 1 घटाओगे कुछ अंतर पड़ेगा नहीं, यानी ये माइनस का 1 ही रहेगा, और माइनस की 1 की पावर 4 है तो ये मिलेगा प्लस का 1, और ये होगा प्लस का 1, और साथ ही साथ ये भी होगा प्लस का 1। इसका मतलब है 3 इंटू 1 3 मिला, 6 इंटू 1 6 मिला, और 4 इंटू 1 4 मिला, तो 6 4 10 और 3 13, 6 4 10 और 3 13। तो क्या कोई ऑप्शन 13 है? बिल्कुल, ऑप्शन चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो आप कि अगर मैं इसको बेसिक से करता यानी पावर ऊपर करना स्टार्ट कर देता तो ये क्वेश्चन कितना समय लेता, जबकि अगर आप यहाँ पे अपनी तरफ से एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, सिर्फ इनफाइनाइट ना आए इस चक्कर में, इसको याद रखकर, तो आप देख सकते हो कि आपका आंसर कितना आसान था। ये मैंने यहाँ पे पूरी एक एक कैलकुलेशन एक एक स्टेप आपको करके बताया है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे 0 रखते तो यहाँ पे सीधा आपको आंसर देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे 0 है 1 है 0 है 1 है और 0 है 1 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इन तरीके से, इस तरीके को अप्लाई करने से बड़े से बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए विदिन सेकंड में सॉल्व होकर आंसर दे देता है। इसका मतलब है कि हमारे लिए जो तरीका जो हम लोग सीख रहे हैं, एक एक चीज़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस को लेकर।
तो इन चीज़ों को हल्के में ना लें, इनको पूरा वीडियो देखा करें, साथ ही साथ हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करें। मैं बिल्कुल ही बेसिक से और बिल्कुल एक एक स्टेप आपको समझाता हूं, वरना मैं कहने को ये कह सकता हूं कि आप यहां पे x बराबर 0 रखकर देख लीजिए, आपको आंसर आने वाला है। मैं ये सॉल्व नहीं कराता, बता देता सीधा x बराबर 0 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाले समझ जाएंगे, जो प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी थोड़ी सी मैथ अच्छी है, वो यहाँ समझ जाते हैं कि x बराबर 0 रखने पर हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स का भी ध्यान रख रहा हूँ जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं या पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जिनको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनके लिए एक एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मेरी रीज़न यही है कि हर एक इंसान तक ये इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। और अगला हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर है जो पैटर्न हम लोग कल से डिस्कस करते आ रहे हैं। यानी पिछले सेशन में हमने यही डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि अगले सेशन में मैं इसी के क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपको ये टाइप जो है वो ज़्यादा समझ में आए। देखिए, पिछले जो एंगल विस पर 2 टाइप थे, उन टाइप में कुछ वेराइटी थी ही नहीं, आपको सीधा स्मूथली वे में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता था, ठीक है। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि आपको कुछ वेराइटी मिले क्वेश्चंस में, जैसे कि डायरेक्ट एंगल पुटिंग वैल्यू में तो कुछ था ही नहीं कि sin 30 अगर आपको दिया गया तो आपको sin 30 की वैल्यू रखनी है। वहाँ पे बस आपको यही था कि आपको बस एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ता है कि भाई थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्पस को लेकर। और आप देख भी सकते हो कि अगर आप देखोगे किसी भी अच्छे एग्जाम में, तो किसी भी अच्छे एग्जाम में इसी पर बेस क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी टाइप 2 जो मैंने कराए हैं वहाँ पे बन जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी इस टाइप में होती है। इसीलिए आप देख सकते हो कि मैंने इस पर पिछला सेशन भी आपको दिया और ये सेशन भी मैं आपको इसी टॉपिक पर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको एक एक चीज़ और एक एक बारीकी समझ में आ जाए, हर एक चीज़ समझ में आ जाए, सारी कन्फ्यूजन आपकी यहाँ से दूर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कंडीशन आप देख सकते हो, सेम वही कंडीशन आपको दी गई कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहनी चाहिए। और जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा ये इक्वल है किसके, 3 के। बस यही कहा गया है आपसे, यही क्वेश्चन दिया गया है और बस कह दिया गया कि आप थीटा की वैल्यू आप बताइए और ऑप्शन आपको दे दिए गए। करने के तरीके कई हैं, आप बेसिक से कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा जाके ऑप्शन से देख सकते हैं कि आप 30 रखेंगे तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, 60 पर क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, 45 पर क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, और 75 का मान तो आपको पता ही नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि टेबल में हम लोगों ने 30, 60, 45 पढ़ा है, 75 टेबल में कहीं भी नहीं होता है। तो आप ये देख सकते हो। तो अब आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपको आंसर मिलने वाला है, यानी जो थीटा की वैल्यू मिलने वाली है, वो इन्हीं 3 ऑप्शन पर मिलने वाली है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर डिस्कस करना चाहें कि यहाँ पे 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा, कैसे पहचानें। तो पहचानने का तरीका मैंने आपको पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि आपको पहचानने का तरीका क्या होता है, साथ ही साथ यहाँ पे भी आप देख लीजिए। देखिए, आपको वैल्यू जो चाहिए है वो 3 चाहिए है। इस पूरे LHS को सॉल्व करने पर जो RHS मिलेगा वो 3 मिलता है, यानी LHS का मान 3 होना चाहिए। 3 होने का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ कोई भी वैल्यू जो होगी वो रूट में नहीं होनी चाहिए, सिंपल वैल्यू 3 मिलनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 30 रखता हूँ, तो आपको पता है sin 30 होता है 1/2, लेकिन cos 30 होता है कितना, √3/2। cos 30 होता है √3/2। चूंकि cos में स्क्वायर नहीं है इसलिए रूट रहेगा, साइन में स्क्वायर है तो अगर साइन की किसी एंगल वैल्यू में रूट आता है तो वो तो हट सकता है, लेकिन कॉस में वो नहीं हटेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है तो यहाँ पे रूट रहेगा। जब ये रूट रहेगा इसका मतलब है कि हमें 3 नहीं मिलेगा, रूट में वैल्यू मिलेगी, और रूट में वैल्यू मिलने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि 30 डिग्री यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। तो आपने कितनी आसानी से पहचान लिया कि यहाँ पे 30 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे का रीज़न समझ में आ रहा है कि कॉस की वैल्यू में स्क्वायर नहीं है, इसलिए cos 30 की वैल्यू में रूट मिलता है और वो रूट हटेगा नहीं, इसलिए रूट कैलकुलेशन में रहेगा। जबकि हम बात करते हैं कि 60 डिग्री की, 60 डिग्री तो हमारा आंसर है, लेकिन हम पहले 45 डिग्री देख लेते हैं कि 45 डिग्री क्यों नहीं हो रहा है। 45 डिग्री में भी सेम वही चीज़ होगी, cos 45 1/√2 होता है तो अपॉन में √2 चलेगा, चूंकि स्क्वायर नहीं है इसलिए यहाँ पे रूट रहेगा, इसलिए यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। 30 और 45 डिग्री का सेटिस्फाई करने का सेम रीज़न है कि सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रूट में वैल्यू मिलने वाली है। लेकिन 60 डिग्री की जब हम बात करेंगे तो cos 60 तो 1/2 होता है,
लेकिन साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है। तो √3/2 होने के कारण यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो हमें वैल्यू विदाउट रूट की मिलेगी। तो हम चेक कर लेते हैं कि थीटा की वैल्यू 60 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कैसे हो रही है कि 2 इंटू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, प्लस 3 इंटू कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आप देख सकते हो 2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, प्लस 3/2। यहाँ से 2 से 2 काटोगे तो यह भी मिलेगा आपको 3/2 प्लस 3/2। 3/2 प्लस 3/2 आपको क्या देगा 6/2, और 6/2 से 2 से जब आप 6 काटोगे तो कितने बार कटेगा 3 टाइम्स, यानी कि आपको 3 मिल गया है। इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही है थीटा के किस मान पर, थीटा के 60 मान पर, यानी कि आंसर हमारा जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे एंगल पहचानने हैं अगर ऑप्शन में आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और अगर ऑप्शन में नहीं दिए जाते, ऑप्शन में आपसे ये पूछा जाता है कि भाई tan थीटा का मान आप यहाँ से निकाल के बताइए, तो भी आपको पता है कि आपको कैसे वैल्यू निकालनी होगी। सारे क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इस सेशन को यहीं पर रोक देंगे। तो अगले सेशन में हम लोग CND रूल पर बेस्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्या CND रूल होता है वो हम लोगों ने अलजेब्रा में सीखा था। अलजेब्रा में हम लोगों ने बेहतर तरीके से CND रूल पर चर्चा की थी। अब हम लोग जो CND रूल है वो अप्लाइड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पर। तो वो जो अप्लाइड करेंगे वो हम अगले सेशन पर देखेंगे कि CND रूल कैसे अप्लाइड होता है ट्रिग्नोमेट्री में, और किस तरीके से हमें बेहतर तरीके से बेहतर अप्रोच से वहाँ पे हमें आंसर विदिन सेकेंड मिल जाता है। हमें कुछ नहीं होता है, हमें बस यही होता है कि हम जब एग्जाम में जाएं तो हमारी एक्यूरेसी प्लस टाइमिंग दोनों पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, और वो तब आप तभी कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते हैं। आप विदाउट कन्फ्यूजन एग्जाम सेंटर में जब आप जाते हैं तो आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत के लिए मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आपको बस प्रैक्टिस करनी है उन कॉन्सेप्ट को लेकर। आप यकीन मान के चलिए कि मैं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में आप देख सकते हो कि आज का 18वां सेशन चल रहा है। 18वां सेशन का मतलब कि 18 लेक्चर हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, ठीक है। जबकि अभी भी ट्रिग्नोमेट्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और हाइट एंड डिस्टेंस को तो मैं छोड़ के चल रहा हूँ। अभी भी आपके यहाँ पे CND रूल प्लस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के 2 कॉन्सेप्ट रह गए हैं। इसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे कंप्लीट होगी, फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हो कि हम लोगों ने एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फॉर्मूले को लेकर चले हैं, एक एक ट्रिक को समझा है कि कैसे कोई ट्रिक यहाँ पे अप्लाइड होती है। ये जो आप थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करना सीख रहे हो ये ट्रिक ही है, लेकिन मैंने आपको ऐसे नहीं बताया कि ये ट्रिक है इसको रट लो, ये ट्रिक है इसको रट लो, नहीं। ट्रिक का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रिक जो आती है वो हर एक ट्रिक एक कॉन्सेप्ट से बनी होती है। तो मैं सबके पीछे का एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड कर रहा हूँ, जिससे कि आप भविष्य में ट्रिक को भूल ना जाए, क्योंकि ट्रिक भूलने का मतलब यही होता है कि जब आप चीज़ें रटते हैं तो भूल जाते हैं, और रटना का मतलब है कि जब आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। अगर आपको कोई चीज़ पता है कि ये चीज़ कैसे आ रही है, क्यों अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये वो चीज़ें भी हमेशा आसानी से याद भी होती हैं और हमेशा याद भी रहती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस सेशन को यहीं पर रोक देते हैं। आइए फ्रेंड्स, बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर है, आप आज तक समझ चुके होंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग इतने क्वेश्चन करते आए हैं, तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग डिस्कस किए, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ हमारे लिए जो क्वेश्चन बना है वो किस कॉन्सेप्ट पर बना है वो जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन जो दिया गया है वो है क्या कि 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, ये हमें दिया गया है। अब एक चीज़ बताइए, 3 को अगर मैं वहाँ ले जाता हूँ तो आप ये कह सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ अभी हमने एक स्टेप किया है कि 3 जो मल्टीप्लिकेशन में था उसको वहाँ ले जाएंगे तो डिवीजन में जाएगा, बस इतना ही एक स्टेप हम लोगों ने किया है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अब आप यहाँ पे जितनी जल्दी ये फाइंड आउट कर लें कि थीटा के किस मान पर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगी, उतनी ही जल्दी आप आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। थीटा के बारे में जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन सेम वही है कि थीटा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, यानी कि 0 से 90 के बीच में रहने वाला है। आपको भी पता है कि 0 से 90 तक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3, थीटा के किस मान पर ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी, तो आप इस चीज़ को कैसे समझेंगे वो आप देखते हैं। स्क्वायर में है, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 लेता हूँ तो क्या 0 सेटिस्फाई होगी। देखिए tan 0 0 होता है, जबकि sec 0 होता है कितना 1।
सेक 0 होता है 1, तो क्या ये सेटिस्फाई होगी? नहीं, 0 डिग्री पर सेटिस्फाई नहीं होगी। 90 डिग्री पर सेटिस्फाई होगी क्या? 90 डिग्री चेक कीजिए, 10 90 इन्फाइनाइट होता है तो अपने आप सेटिस्फाई नहीं होगी, तो 0 और 90 तो नहीं होने वाला है। अब आप आ जाइए 45 डिग्री पर। 45 डिग्री की बात करें तो नीचे आता है, यहाँ आएगा √2 का स्क्वायर यानी कि 2, और ये होगा 1, यानी 2 + 1 यानी 3 मिलने वाला है। अगर यहाँ पे थीटा = 45 डिग्री रखा जाए तो आप खुद देख सकते हैं कि थीटा डिग्री 45 पर सेक 45 होता है √2, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और tan 45 होता है 1 यानी कि 1, 2 + 1 यानी 3, तो जबकि 3 मिल रहा है जबकि हमें चाहिए 5/3, इसका मतलब 45 भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर क्या होने वाला है। थीटा की वैल्यू जब आप 30 डिग्री रखोगे तो 30 डिग्री पर सेक 30 क्या होता है? सेक 30 होता है आपका 2/√3। सेक 30 आपका कितना होता है, मैं यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ, 2/√3, और 2/√3 का ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 का भी ये क्या हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2/√3 का मतलब हुआ 4/3, और ये हुआ 1/3, तो ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर यहाँ पे 5/3 आपको मिल जा रहा है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर मान आपको मिल जा रहा है, तो हम कहेंगे cos टू थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि cos टू थीटा का मतलब क्या हुआ, चूंकि थीटा 30 डिग्री है तो cos टू थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या होने वाला है। cos 60 अपने आप में क्या होता है, cos 60 अपने आप में 1/2 होता है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है कि आप कितनी जल्दी से ऑप्शन को पहचान सकते हो, कितनी जल्दी से थीटा पर पहुंच सकते हो। ठीक है, तो थीटा पर जैसे ही आपने देखा कि थीटा 30 डिग्री है तो cos टू थीटा निकालना हमारे लिए कितना आसान है कि cos टू थीटा का मतलब हो जाए cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब इस पर बेस 1-2 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन नोट्स में डाल रखे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इस तरीके पर बेस और भी क्वेश्चन कराने बाकी रह गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको देखो पिछले सेशन में 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, और कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हम लोगों ने इस सेशन में भी कर लिए हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन हम लोगों ने एक ही टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि पर्याप्त माने जाते हैं किसी भी प्रैक्टिस सेशन को जब आप अप्लाइड करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपके माइंड में भी वो चीजें बैठ चुकी होंगी, कैसे थीटा को हमें पहचानना है, कैसे थीटा तक हमें पहुंचना है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको आज का सेशन। ठीक है, और अगले सेशन में जब भी हमारी मुलाकात होगी तो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी। ट्रिग्नोमेट्री में ही हम अप्लाइड करेंगे CND रूल को। CND रूल पर हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं। जिसको CND रूल नहीं पता है वो हमारा एल्जेब्रा के वीडियो में जाके देख सकता है, वहाँ पे हम लोगों ने CND रूल के बारे में चर्चा की है। तो CND रूल कैसे ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाइड होगा हम लोग बस अगले सेशन में ये चर्चा करेंगे, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। आप वहाँ पर देखेंगे कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हम CND रूल लगाकर आंसर तक पहुँच सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि अगर आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना आ गया तो आप कितनी आसानी से बड़ा क्वेश्चन कितनी जल्दी और कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।